गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की कुछ टर्म बची हुई है इकोलॉजी की। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर टोटल फर्टिलिटी रेट। एक कपल हस्बैंड वाइफ कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं एवरेज, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अगर एवरेज एक हस्बैंड वाइफ 6 बच्चे पैदा कर पाए तो TFR हो गया 6, और दूसरे फैमिली में एवरेज बच्चे 7 पैदा कर पाए तो 7 हो जाएगा। तो एवरेज बच्चे कितने पैदा करते हैं एक कपल, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। दूसरा, कितने बच्चे पैदा करे कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे, बढ़े ना, उसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू डेवलप्ड कंट्री में, विकसित देशों में 2.1 है और डेवलपिंग में 2.6 या 7 है। इसका मतलब क्या हुआ? इतने बच्चे पैदा करें कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे, इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रिप्लेसमेंट लेवल की वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि तुम बोलोगे हस्बैंड वाइफ 2 होते हैं, अगर 2 ही बच्चे पैदा करें तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। हस्बैंड वाइफ 2 है, 2 बच्चे पैदा करें तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। कैसे? बोलिए हस्बैंड वाइफ जिन्होंने 2 बच्चे पैदा किए वो खुद मर गए और जो 2 बच्चे थे वो पेरेंट बन गए, तो उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, फिर वो पेरेंट मर गए, फिर उनके बच्चे जिंदा रहे, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहते हैं 2 बच्चे पैदा हुए। लेकिन यहां पे वैल्यू 2.1 या 2.7 ले रखी है। क्यों लिए ये वैल्यू? तो हम बोलेंगे कुछ बच्चे वैसे भी तो मर जाएंगे। जैसे डेवलपिंग कंट्री, इंडियन कंट्री है डेवलपिंग कंट्री, 2% दो बच्चे होंगे तो नेचुरल डेथ से मरेंगे, लेकिन बीमारियों से भी मरते हैं, एक्सीडेंट में भी मरते हैं। तो इसका मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, उन्हें 5 बच्चे भी अगर पैदा हुए तो भी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उनमें से एक बच्चा तो मर जाएगा। तभी तो लिखी 2.7। अगर मैं 3 लिख देता कि दो हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे पैदा करें तो एक मरता ही मरता। मैंने 2.7 लिखा, इसका मतलब 2.7 एक हस्बैंड वाइफ में, दूसरे हस्बैंड में 2.7 यानी 5 बच्चे हो गए। तो 5 बच्चे तो एक बच्चा मर जाता है किसी रीजन से, जो तो 2.7 भी अगर बच्चे पैदा किए तो पॉपुलेशन कांस्टेंट ही रहेगी। जो डेवलपिंग कंट्री में जो विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलप हुए नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें इनको डेवलप कंट्री बोलते हैं, डेवलप हो चुके हैं वो। उनकी 2.1 क्यों है? उनके तो नेचुरल डेथ से ही मरते हैं, वैसे मरते नहीं है कोई जो ऑर्गेनिज्म, जो मरने के चांस बहुत कम है डेवलप कंट्री में, इसलिए उनमें रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें बच्चे मरते ज्यादा है, इसलिए 2.7 वैल्यू है। जो कि 2.7 भी बच्चे पैदा होंगे तो भी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, वरना दो से काम चल जाए तो 2 बच्चे पैदा करें तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे। 2.7 में भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये मर जाएगी 0.7 वाले, जो उसमें कम वैल्यू है क्योंकि मरते नहीं है वो। क्रूड डेथ रेट किसको बोलते हैं? अगर डेथ रेट या बर्थ रेट जुलाई में पता करें, क्रूड डेथ रेट या क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट होता है जुलाई में। बर्थ रेट और डेथ रेट चेक करें तो क्रूड वर्ड लगा दें, जो जुलाई में पॉपुलेशन जब कांस्टेंट हो जाए, ना घटे ना बढ़े, तो बोलते डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन, नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहे, ना घटे ना बढ़े, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मैंने कहा था वो एरिया जिसके पहाड़ों पे, वो एरिया जहां जिसके ऊपर पेड़ ना मिले, या पोल के पास वो एरिया जहां क्या ना मिले, उसके आगे लकड़ी ना मिले, ट्री ना मिले, तो उसको ट्री लाइन बोलते हैं। जो मैंने टिम्बर लाइन बताया था, टिम्बर लाइन वो लाइन होती है जिसके आगे या जिसके ऊपर, पहाड़ों में ऊपर और
धरती पे आगे ट्री लाइन वो है जिसके आगे पेड़ ना मिले, जो ट्री लाइन से ऊपर पेड़ नहीं मिलते। जो मैंने बताया था इंटरमीडिएट पैरासाइट वो होते हैं जो कभी कभी पैरासाइट होते हैं। इसका एग्जांपल मॉस्किटो नहीं ले रखा बुक ने, लीच ले रखा है। जो लीच ब्लड भी पीती है फिर हट जाती है, फिर ब्लड पीती है फिर हट जाती है, क्योंकि मॉस्किटो को तो वेक्टर बोलते हैं। वो बीमारी करता नहीं, बीमारी फैलाता है। वेक्टर वो होता है जो बीमारी फैलाए। मॉस्किटो वेक्टर है, बीमारी फैलाता है, पैरासाइट नहीं वो वेक्टर है। लीच को हम इंटरमीडिएट पैरासाइट में शामिल करेंगे, जो ब्लड पीता है फिर हट जाता है, ब्लड पीता है फिर हट जाता है। इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज मैंने किसको कहा था? जिसकी निश सेम हो, मतलब सेम तरीके से खाना खाए, सेम जगह से पानी पिए, तो जिनकी इकोलॉजिकल निश बताया था ना। इकोलॉजिकल निश माने हैबिट, ऑर्गेनिज्म की हैबिट या आदतों को इकोलॉजिकल निश कराए, मैं करा चुका हूं। जो तो इकोलॉजिकल निश सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज। इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज। इसका एग्जांपल इकोलॉजी इक्विवेलेंट स्पीसीज तो बता दी थी जिसकी निश सेम हो, लेकिन ये नहीं बताया एग्जांपल। कैमल और आउल दोनों चूहे खाते हैं। जो कैमल भी चूहा खाता है, कैमल नहीं कैट, कैट भी चूहा खाते हैं, ये भी माइस को खाती है, ये आउल भी माइस को खाता है। कैट और आउल दोनों माइस को खाते हैं, सेम फूड है, इसलिए दोनों को इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज बोलेंगे। इनकी सेम निश है, NICH निश। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो बच गया, 5 कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पहले चाइना की है, दूसरे पे इंडिया की है, थर्ड पे USA की है, चौथे पे इंडोनेशिया की है, पांचवें पे ब्राजील की है। 5 कंट्री है जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस दुनिया में चाइना की है, दूसरे पे इंडिया की है, तीसरे पे USA की, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें ब्राजील। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। करें स्टार्ट नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है चेक कर लेता हूँ मैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन होगा शायद। जो चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है अभी बताऊंगा, और उसका कंजर्वेशन। जितनी भी स्पीसीज इस धरती पे वो सब बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। पहले कुछ स्पीसीज का एनसीईआरटी में कुछ स्पीसीज का नंबर बता रहा हूं कितनी कितनी है। आंट, चींटियों की 20,000 स्पीसीज है। ऑर्चिड, इसकी भी 20,000 स्पीसीज है। फिशिस 28,000 स्पीसीज है। आंट, ऑर्चिड, फिशिस और आंट, ऑर्चिड और फिशिस, बीटल 3 लाख स्पीसीज है। ये दुनिया में स्पीसीज का नंबर है। इस दुनिया में चींटियों की स्पीसीज है 20,000, आंट्स की, ऑर्चिड मोनोकोट होते हैं, ऑर्चिड जैसी फैमिली होती है, इसके बीच स्मॉलेस्ट होते हैं। ऑर्चिड के अंदर 20,000 स्पीसीज है आंट की तरह से अर्थ के ऊपर। फिश की स्पीसीज इस दुनिया में 28,000 है। बीटल जो होते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम आते हैं, इनका ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर है बीटल का जो है। चलो बाद में डिटेल में बाद में लूंगा। और 3 लाख स्पीसीज है। मैं फिलहाल इस चैप्टर को एनसीईआरटी से निकाल रहा हूँ, डिटेल नहीं निकाल रहा मुझे। तो 4 स्पीसीज, 4 ऑर्गेनिज्म के नंबर ले रखा है, स्पीसीज को बताया मैंने। जो इसके अलावा बताओ, अब आते हैं
टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीन टाइप की बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल, इनके बारे में बताना। तीन टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। फिर इन तीनों के बारे में करवाने के बाद डिटेल में फिर डेफिनेशन लास्ट में ले लूंगा कि किसको बोले बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिफरेंस इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन is called genetic diversity. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? ऑर्गेनिज्म में जीन का नंबर डिफरेंट होता है। मैंने करवाया था ना, हमारे अंदर 30,000 जीन है, ईस्ट में 6,000 जीन है, बैक्टीरिया में 4,000 जीन है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी। डिफरेंस है नंबर ऑफ जीन में, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी। टाइप ऑफ जीन में भी डिफरेंस है। मेरे अंदर जो आई कलर का जीन जो है वो डिफरेंट होगा, दूसरे पर्सन में आई कलर का जीन डिफरेंट होगा, तीसरे में और डिफरेंट होगा। तो जीन में नंबर में भी डिफरेंस होता है और टाइप में भी डिफरेंस होता है, इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जीन के नंबर में भी डिफरेंस और जीन की टाइप में भी डिफरेंस, इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ जीन में डिफरेंस, जीन के नंबर में डिफरेंस और जीन की टाइप में डिफरेंस, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो की वैरायटी है 1000 वैरायटी, और राइस की वैरायटी है 50,000 वैरायटी। इस दुनिया में मैंगो 1000 टाइप के होते हैं। अब मैंगो में 1000 टाइप वैरायटी है, इसका मतलब क्या है? उसका जीन में डिफरेंस है। एक जीन है 1000 टाइप का जीन है, एक ही जीन 1000 टाइप में मिलता है, इसलिए उसकी वैरायटी अलग अलग होगी। भाई बॉडी की फिनोटाइप तो जीनोटाइप से कंट्रोल होती है। मैंगो की फिनोटाइप, मैंगो का कैरेक्टरिस्टिक तो जीन से कंट्रोल है। जीन एक है लेकिन कई फिनोटाइप में कई टाइप का जीन है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उसी तरह राइस 50,000 टाइप के होते हैं, तो इसका मतलब जीन में डिफरेंस है, तभी तो राइस में डिफरेंस है, जो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इसके अलावा एक प्लांट होता है राउवोल्फिया, इससे ड्रग्स निकलती है रेजरपाइन, और इस ड्रग्स की कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी डिफरेंट है इन डिफरेंट प्लांट। राउवोल्फिया पेड़ है, उसमें ड्रग्स निकलते हैं रेजरपाइन। राउवोल्फिया से रेजरपाइन ड्रग्स निकलती, इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग राउवोल्फिया में। इसका मतलब क्या हुआ? किसी में रेजरपाइन ज्यादा है, किसी में रेजरपाइन कम है। इसका मतलब क्या हुआ? रेजरपाइन की प्रोडक्शन तो जीन से कंट्रोल है, जीन में डिफरेंस है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। पोटेंसी, रेजरपाइन ड्रग्स की पोटेंसी मतलब पोटेंशियल, किसी में ज्यादा कैपेसिटी मारने बीमारी ठीक करने की, किसी में कम पोटेंसी, तो ये भी जीन से कंट्रोल है। ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी थी। तो जीन के नंबर में डिफरेंस हो या जीन की टाइप में डिफरेंस हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। दूसरी आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये थी जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरी बात है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर एक एरिया में स्पीशीज कम है, एक में ज्यादा, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी है।
डिफरेंस इन टाइप्स एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग एरिया में स्पीसीज का नंबर डिफरेंट हो, टाइप डिफरेंस हो तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। अलग अलग एरिया में स्पीसीज का नंबर डिफरेंट हो और टाइप में डिफरेंस हो तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। जैसे वेस्टर्न घाट जो है इंडिया के अंदर, इन वेस्टर्न घाट more amphibian species are found than Eastern Ghats. इंडिया में ईस्ट साइड को ईस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्ट साइड को वेस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की स्पीसीज ज्यादा, ईस्टर्न घाट की हो जाए तो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। वेस्टर्न घाट में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा, ईस्टर्न घाट की हो जाए स्पीसीज का नंबर ज्यादा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। तीसरी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसी एरिया इकोसिस्टम का नंबर डिफरेंट मिलना, किसी एरिया में इकोसिस्टम ज्यादा है, किसी एरिया में इकोसिस्टम कम है तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलेंगे। डिफरेंस इन नंबर ऑफ इकोसिस्टम इन डिफरेंट एरियाज। डिफरेंट एरिया में इकोसिस्टम का नंबर डिफरेंट हो, किसी एरिया में इकोसिस्टम ज्यादा हो, किसी एरिया में इकोसिस्टम कम हो तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलेंगे। अलग अलग एरिया में इकोसिस्टम का नंबर डिफरेंट हो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। किसी एरिया में इकोसिस्टम का नंबर ज्यादा है, किसी में कम है तो इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसी एरिया में इकोसिस्टम कम हो, किसी एरिया में इकोसिस्टम ज्यादा हो तो बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम के नंबर में डिफरेंस हो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कुछ इकोसिस्टम के नाम बता रहा हूं, कोरल, एस्चुरी, कोरल एस्चुरीज, वेटलैंड, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, ये सारे इकोसिस्टम है। कोई भी एरिया जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ये एरिया है सारे। एस्चुरी वो जगह होती है जहां सी का वाटर फ्रेश वाटर से मिक्स होता है, जो सी का पानी फ्रेश वाटर के साथ जहां मिक्स होता है उसको एस्चुरी बोलते हैं। समुद्र का पानी नदी के पानी से मिलता है उस जगह को, बीच में एस्चुरी आती है। एस्चुरी में नदी का पानी भी डलता है और सी का पानी भी डलता है। एस्चुरी में साल्ट सी से कम होता है और रिवर से ज्यादा होता है। वेटलैंड तो गड्ढे वाले एरिया होते हैं जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत कई किलोमीटर एरिया होते हैं जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको वेटलैंड बोलते हैं। ये सारे इकोसिस्टम इंडिया में ज्यादा है नॉर्वे की बजाय। नंबर ऑफ दीज इकोसिस्टम्स आर मोर इन इंडिया देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे जैसे कंट्री से इंडिया में इकोसिस्टम ज्यादा है तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम का नंबर ज्यादा है। अब बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तीनों को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जीन होना, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होना, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होना, तीनों को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होना ना, बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप के जीन भी आते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम भी आते हैं। तीनों को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जीन में डिफरेंस है तो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज में डिफरेंस है नंबर में तो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम का नंबर डिफरेंट है तो बायोडाइवर्सिटी है। तो
तो बायोडाइवर्सिटी क्या बोलूं, बायोडाइवर्सिटी includes it includes बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या है, इट इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी, इट इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी में जीन की डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्पीशीज डिफरेंट टाइप की, इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप के। अगर जीन की डिफरेंस अलग अलग है, अलग अलग जीन का नंबर या जीन की टाइप है, अलग अलग एरिया में स्पीशीज का नंबर डिफरेंट है, अलग अलग एरिया में इकोसिस्टम का डिफरेंस है, तो सब बायोडाइवर्सिटी में आएगी। फिलहाल बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से लॉस हो रही है। जो इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती तो 200 साल में पूरी सारी दुनिया की स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। इफ एक्सटिंक्शन of biodiversity remains at same rate, then 200 years, then in 200 years complete species will be lost, all species will be lost. अगर बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से खत्म हुई, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई तो पूरी स्पीशीज दुनिया से गायब हो जाएगी 200 साल के अंदर। हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की, जो ठीक है। अब हम स्पीशीज का नंबर बता रहा हूं मैं, जो कितनी बायोडाइवर्सिटी है इस धरती के ऊपर, सारे डाटा है। अब जो कराऊंगा वो एट IUCN 2004 इसने ये कहा था कि 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ। IUCN 2004 ने ये कहा था कि इस धरती पे 2004 में कहा था कि 1.5 मिलियन स्पीशीज है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ने ये कहा था 7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ एट प्रेजेंट। रॉबर्ट मे ने ये कहा था फिलहाल इस धरती के ऊपर 7 मिलियन स्पीशीज है। अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम एस्टिमेट 20 से लेके 50 मिलियन तक स्पीशीज धरती पर हो सकती है। मिलियन स्पीशीज may be found on earth। एक्सट्रीम एस्टिमेट का मतलब कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्पीशीज मान रहे धरती पे, बोला और भी स्पीशीज होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 मिलियन स्पीशीज धरती के ऊपर है। जो इस धरती पे टोटल स्पीशीज में 70% एनिमल है, 22% प्लांट है। ऑन अर्थ 70% स्पीशीज आर ऑफ एनिमल्स और 22% स्पीशीज आर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में एल्गी हो सकती है, ब्रायोफाइटा हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। अर्थ के ऊपर 70% स्पीशीज एनिमल की है
और 22% प्लांट की। प्लांट ट्राइडोफाइटा का नाम नहीं ले रखा, पता नहीं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस 22% स्पीसीज में आती है। इवन फंजाई को भी शामिल कर रखा है 22% स्पीसीज। अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं, इंसेक्ट 70% इंसेक्ट एनिमल में, इन एनिमल्स 70% स्पीसीज आर ऑफ इंसेक्ट। एनिमल की स्पीसीज की अगर मैं बात करूं, टोटल एनिमल की स्पीसीज में 70% इंसेक्ट की स्पीसीज है। 70% का मतलब हुआ हर 10 स्पीसीज में हर 10 स्पीसीज में 7 स्पीसीज इंसेक्ट की। 70% का तो यही मतलब हुआ 10 स्पीसीज चेक करो तो 7 स्पीसीज इंसेक्ट की मिलेंगी। आउट ऑफ 10 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, out of every 10 species of animals, 7 species are of insect। हर 10 स्पीसीज चेक करोगे तो 7 स्पीसीज इंसेक्ट की है। कुछ डायग्राम बना रखे, ये फंजाई है, एंजियोस्पर्म है, मोस है, फर्न है, एल्गी है, लाइकन है। एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना आएगा, ऐसा डायग्राम बनाया आएगा एग्जाम में, और इसमें से एक ऐसे खाली कर देंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो याद रखना होगा फंजाई एंजियोस्पर्म आमने सामने, ऊपर की तरफ मोस और फर्न लिए, नीचे एल्गी और लाइकन लिए। इधर फंजाई एंजियोस्पर्म है, ऊपर मोस फर्न, नीचे एल्गी लाइकन्स। तो याद रखना होगा सीक्वेंस वाइज। समझा था स्पीसीज फंजाई एंजियोस्पर्म की है, मोस फर्न की, एल्गी लाइकन की बराबर बराबर। ये फिश है, ये एम्फीबिया है, ये रेप्टाइल है, ये एव्स है, ये मैमल है। फिश का नंबर, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड मैमल का जितना स्पीसीज का नंबर है उतना अकेली फिश का है। एक तरफ फिश है, एक तरफ चारों है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल। ऐसे एग्जाम में बीच में खाली छोड़ दिया जाएगा, पूछेगा क्या है ये मत करना। फिश करके ऊपर से एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल मत करना, नीचे स्टार्ट करना, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल। इसके अलावा एनिमल में इतनी स्पीसीज इंसेक्ट की है, इतनी स्पीसीज मोलस्का की है, इसकी इतनी स्पीसीज क्रस्टासियंस की है, और ये दूसरे ग्रुप की है। ये तीनों चार्ट एग्जाम में बने बनाए आ जाएंगे, पूछेंगे ये क्या है। इस चार्ट में शामिल प्रूव किया है कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, लगभग तो इंसेक्ट ही है, फिर मोलस्क है, फिर क्रस्टासियंस है, और बाकी सारे ग्रुप है। तो ये कुछ डायग्राम थे जो ये है, कुछ डायग्राम्स, इनमें इनको मिटा देता हूं मुझे। ठीक है, यहां तक
अब आते हैं माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की कितनी स्पीसीज है? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्पीसीज इज अननोन। बैक्टीरिया की स्पीसीज का पता नहीं है कितनी है जो। क्यों? बिकॉज दीज आर not identified by current methods, current taxonomical methods. These cannot be cultured. These cannot be cultured. These cannot be cultured. बैक्टीरिया की स्पीसीज कितनी है तो तभी पता लगे जब इनको पहचाना जाए। पहचानने का कोई तरीका ही नहीं है इनका जो। दूसरा, इनको स्टडी तो तब करें जब इसको कल्चर मीडियम में कल्चर कर सके। सारे बैक्टीरिया कल्चर भी नहीं होते, कुछ कल्चर हो पाते, कुछ कल्चर नहीं हो पाते, तो कैसे पहचानेंगे बैक्टीरिया कौन सा है? अगर बैक्टीरिया को पहचानने में ये मेथड यूज हो, इफ बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मेथड्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया को पहचानने में हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर मेथड यूज करें, बैक्टीरिया को पहचानना है तो और बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर मेथड यूज करें, तो इनकी स्पीसीज मिलियंस में है। देयर स्पीसीज आल्सो इन मिलियन, देयर स्पीसीज में आल्सो बी इन मिलियंस। इनकी स्पीसीज भी लाखों में हो सकती है। बैक्टीरिया को अगर हम मॉलिक्यूलर मेथड से या बायोकेमिकल मेथड से पहचाने तो बैक्टीरिया की स्पीसीज भी मिलियंस या लाखों में हो सकती है जो। इंडिया की अगर बात करें तो पूरी धरती का 2.4% एरिया इंडिया का है। इंडिया ऑक्यूपाई 2.4% एरिया ऑफ अर्थ। पूरी दुनिया की धरती का 2.4% एरिया इंडिया का है, लेकिन इस 2.4% एरिया में स्पीसीज कितनी मिलती है? 8.1% स्पीसीज। In this area, 8.1% species are present. पूरे धरती का 2.4% एरिया इंडिया का है और इस एरिया में 8.1% स्पीसीज है। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया कम है, स्पीसीज ज्यादा है इंडिया के अंदर। एरिया का टोटल का 2.4% है, स्पीसीज टोटल की 8.1% है, तो बहुत ज्यादा स्पीसीज इंडिया की। इसलिए बोलते हैं 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ढूंढे गए हैं जिसमें इंडिया का नाम भी है। Hence, in India, India is included. India is included in 12 mega diversity country of India. इस धरती के ऊपर इंडिया के अंदर 8.1% स्पीसीज है। इसलिए इस दुनिया में 12 बड़े मेगा डाइवर्सिटी का मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाले कंट्री ढूंढने गए। साइंटिस्टों ने 12 कंट्री ढूंढे, 12 एरिया ढूंढे जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उसमें इंडिया का नाम भी है।
इंडिया को 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री में इंक्लूड किया गया है। 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री में इंडिया का नाम है, शामिल है। इंडिया को 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री में शामिल किया है। इंडिया को 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री में शामिल किया गया। इंडिया में 45,000 प्लांट की स्पीसीज है और 90,000 एनिमल की स्पीसीज है। इन इंडिया 45,000 species of plants and 90,000 species of animals are present. इंडिया में 45,000 प्लांट की स्पीसीज है, 90,000 एनिमल की स्पीसीज है। अगला टॉपिक अब लेंगे हम, ये तो स्पीसीज के नंबर के ऊपर था कुछ टॉपिक। अब अगला है बायोडायवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। जो बायोडायवर्सिटी स्पीसीज को कैसे बचा सकते हैं। बायोडायवर्सिटी या स्पीसीज को कैसे बचा सकते हैं। How can we conserve biodiversity? बायोडायवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। जो अगर बहुत ज्यादा स्पीसीज को बचाना है तो पूरे एरिया को बचाओ और उसको बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन। स्पीसीज को जहां मिलती वहीं प्रोटेक्ट करेंगे। स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। स्पीसीज को उसके एरिया में जहां है वहीं बचाएंगे तो इन सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे। इसमें हम कई स्पीसीज एक साथ बचा सकते हैं। मैनी स्पीसीज कैन बी प्रोटेक्टेड एट वन टाइम। अगर स्पीसीज को बचाना बहुत जरूरी है, एक आधी स्पीसीज को बचाना है और अर्जेंट बचाना है, तो उसको बाहर लेके बाहर ले आओ। उसको बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन। Few species are protected. Few species को बचाएंगे। These species are carried outside of natural area. Natural habitat. जो जहां मिल रही है उससे बाहर लेके आएंगे। जो फॉरेस्ट में कोई स्पीसीज है, फॉरेस्ट को ही बचा लो तो इन सिटू कंजर्वेशन है। फॉरेस्ट में स्पीसीज को बाहर ले आए तो एक्स सिटू कंजर्वेशन है। सारी स्पीसीज को बचाना एक तो अनरियलिस्टिक है। ऑल स्पीसीज प्रोटेक्शन, पूरी स्पीसीज को बचाना अनरियलिस्टिक है and economically not feasible. सारी स्पीसीज को बचाना, ऑल स्पीसीज प्रोटेक्शन, सारी स्पीसीज को बचाना अनरियलिस्टिक है। ये रियलिटी नहीं हो सकती, सच्चाई नहीं है। पैसे की तरफ में पॉसिबल भी नहीं है। इतना स्पीसीज को कितना पैसा लगाएंगे उन स्पीसीज को बचाने के लिए। सारी स्पीसीज को बचाना अनरियलिस्टिक है, रियलिटी की बात नहीं है। सारी स्पीसीज को रियल में हम नहीं बचा सकते। जो और पैसे की तरफ में पॉसिबल भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। चलो जो भी है, दो कंजर्वेशन स्पीसीज जहां है उसको वहीं बचाए तो इन सिटू कंजर्वेशन, स्पीसीज को बाहर लाकर बचाए तो एक्स सिटू कंजर्वेशन।
तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, सैकर्ड ग्रोव्स, ये 5 तरीके हैं जिसमें स्पीसीज को वही की वही बचा सकते हैं। जो नेशनल पार्क, स्पीसीज को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाना है। मानो स्पीसीज फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट को बचाना है, स्पीसीज को फॉरेस्ट के अंदर बचाना है। फॉरेस्ट में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ बंद कर दो। जो ह्यूमन की एक्टिविटी बंद करते हैं उस एरिया को बोलते हैं नेशनल पार्क। थोड़ी ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउ करे तो बोलते हैं सेंचुरीज, और एक एरिया को छोटे एरिया में बांट दे तो बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। किसी फॉरेस्ट को नेशनल पार्क बोल सकते हो, सेंचुरी बोल सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व बोल सकते हो। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, सेंचुरी में थोड़ी अलाउ है, बायोस्फीयर रिजर्व में काफी ज्यादा अलाउ है। नेशनल पार्क में क्या बोलोगे? स्मॉल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। Some activities are allowed, some more activities. तो इनको मैं बाद में लूंगा, डिटेल में लूंगा, तब बताऊंगा इनके बारे में ज्यादा। जो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 एरिया में बांटते हैं ऐसे। जो एनसीईआरटी में इतना नहीं ले रखा था, पर एनसीईआरटी कर रहा हूं पूरी। तो इन सिटू कंजर्वेशन हो गया। जो स्पीसीज जहां है उसको वहीं बचा लो, वुमेन को अंदर ही मत घुसने दो। वुमेन तो खत्म कर रहा है स्पीसीज को, वुमेन को अंदर मत घुसने दो। उस एरिया को नेशनल पार्क बोल दो, तुम सेंचुरी बोल दो, बायोस्फीयर रिजर्व बोल दो, स्पीसीज बच जाएगी। नॉर्मल फॉरेस्ट को तो अंदर खूब जाते हैं लोग, खूब काट रहे हैं, खूब स्पीसीज खत्म हो रही है। अगर तुम ये डिक्लेयर कर दो उसको नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो वुमेन की एक्टिविटी अलाउ बंद, और स्पीसीज वही की वही बच जाएगी, जाना वही प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इन सिटू कंजर्वेशन है इन तीनों में।